क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया है? अमेरिका ने चीन की तेजी से बढ़ती तकनीकी ताकत को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इनमें सबसे अहम है सेमीकंडक्टर, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिल होता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जैसे उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में चीन पर प्रतिबंध लगाना। इन प्रतिबंधों से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और एडवांस हथियार बनाने वाली कंपनियों पर बड़ा असर पड़ने वाला है। क्या यह तनाव 2025 में एक नई वैश्विक आर्थिक संकट की शुरुआत हो सकता है? आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। अमेरिका ने चीनी कंपनियों जैसे हुआवे और एसएमआईसी को अपने व्यापारिक दायरे से बाहर कर दिया है। इसके साथ ही उन तकनीकों और उपकरणों का निर्यात रोक दिया है जिनसे चीन की तकनीकी प्रगति को मदद मिल सकती थी। दूसरी ओर, चीन ने इन प्रतिबंधों का जवाब भी दिया है। उसने उन सामग्रियों के निर्यात पर रोक लगाई है जो आधुनिक तकनीक और रक्षा प्रणालियों के लिए बहुत जरूरी हैं। इससे चीन यह दिखाना चाहता है कि वह भी अमेरिका को दबाव में ला सकता है। इसके अलावा चीन ने अपनी घरेलू कंपनियों को आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया है। चीनी सरकार ने अनुसंधान और विकास R&D के लिए भारी रकम निवेश की है ताकि वे अपनी तकनीक खुद विकसित कर सकें। चीन ने अपनी रणनीति में यह भी जोड़ा है कि वह वैश्विक स्तर पर नए साझेदार बनाए। उदाहरण के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए चीन ने कई देशों को अपने साथ जोड़ा है। इस कदम से चीन का उद्देश्य अमेरिकी दबाव को कम करना और अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाना है। इस संघर्ष का प्रभाव सिर्फ अमेरिका और चीन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका असर वैश्विक व्यापार और तकनीकी उद्योग पर भी पड़ा है। अमेरिकी तकनीकी कंपनियां जैसे एनवीडिया और AMD, जो चीन के विशाल बाजार पर काफी हद तक निर्भर थीं, को इस संघर्ष से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इन कंपनियों का मुख्य व्यवसाय उन्नत चिप्स और तकनीकी उपकरणों की आपूर्ति करना है, लेकिन अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण चीन अब इनकी तकनीक खरीदने में सक्षम नहीं रहा। इसका सीधा प्रभाव इन कंपनियों की आय पर पड़ा है, जिससे उनके राजस्व में भारी गिरावट देखी गई है। एनवीडिया और AMD जैसी कंपनियां चीन को अपना प्रमुख बाजार मानती थीं, क्योंकि वहां की बड़ी टेक कंपनियां और तेजी से बढ़ता हुआ तकनीकी सेक्टर इनके उत्पादों के लिए प्रमुख ग्राहक थे। लेकिन जब अमेरिका ने इन उन्नत चिप्स और तकनीकों के निर्यात पर रोक लगाई, तो चीन ने घरेलू तकनीकी विकास पर जोर देना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप इन कंपनियों को न केवल राजस्व में कमी का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्होंने अपने विस्तार और अनुसंधान योजनाओं को भी धीमा कर दिया। सिर्फ अमेरिकी कंपनियां ही नहीं, बल्कि जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिका के सहयोगी देशों की कंपनियां भी इस संघर्ष से प्रभावित हुई हैं। अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों पर दबाव डाला कि वे भी चीन को उन्नत तकनीक आपूर्ति सीमित करें। इसका असर यह हुआ कि जापानी और कोरियाई कंपनियां जैसे कि सोनी और सैमसंग, जो चीनी बाजार से काफी मुनाफा कमा रही थीं, को भी अपने व्यापारिक मॉडल पर पुनर्विचार करना पड़ा। यूरोपीय देशों को भी इस संघर्ष में खींचा गया। अमेरिका ने यूरोपीय कंपनियों को चेतावनी दी कि अगर वे चीन को उच्च तकनीकी उपकरण बेचते हैं, तो उन्हें भी अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे यूरोपीय तकनीकी उद्योग में भी अस्थिरता पैदा हुई। चीन ने भी इस दबाव का जवाब देने के लिए अपनी रणनीति अपनाई। उसने घरेलू स्तर पर चिप निर्माण और तकनीकी विकास में भारी निवेश करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही चीन ने उन देशों के साथ सहयोग बढ़ाया है जो अमेरिका की नीतियों का समर्थन नहीं करते। चीन ने अपनी दुर्लभ खनिज, रेयर अर्थ मिनरल्स संसाधनों को एक प्रभावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये खनिज इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्नत बैटरियों, ग्रीन एनर्जी उपकरणों और आधुनिक हथियार प्रणालियों के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। दुनिया के 70% से अधिक दुर्लभ खनिजों का उत्पादन चीन में होता है। यह स्थिति उसे एक रणनीतिक बढ़त देती है। हाल के वर्षों में चीन ने इन खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध और सख्त नियंत्रण लगाना शुरू कर दिया है। इसका सीधा असर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की तकनीकी कंपनियों पर पड़ा है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों में इन दुर्लभ खनिजों की आवश्यकता होती है।
जब चीन ने निर्यात सीमित किया, तो टेस्ला जैसी कंपनियों को कच्चे माल की उपलब्धता में कठिनाई का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ गई। रेयर अर्थ खनिजों का महत्व सिर्फ बैटरियों तक ही सीमित नहीं है। इनका उपयोग स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सोलर पैनल और यहां तक कि मिसाइलों और रडार सिस्टम जैसे उन्नत रक्षा उपकरणों में भी किया जाता है। चीन के निर्यात प्रतिबंधों के चलते अमेरिका और अन्य देशों को इन उत्पादों के निर्माण में समस्याओं का सामना करना पड़ा। इससे तकनीकी उद्योग में आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई और कई कंपनियों ने अपने उत्पादन लक्ष्य पूरे नहीं कर सके। इसके अलावा चीन ने अपने इस कदम को रणनीतिक और राजनैतिक लाभ के रूप में इस्तेमाल किया है। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि अमेरिका या अन्य देश उसकी नीतियों के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाते हैं, तो वह इन खनिजों के निर्यात पर और अधिक प्रतिबंध लगा सकता है। यह धमकी विशेष रूप से अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए चिंताजनक है, क्योंकि उनके पास इन खनिजों के लिए कोई पर्याप्त विकल्प नहीं है। दुनिया के अन्य देश जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जो दुर्लभ खनिजों के भंडार रखते हैं, अब इन खनिजों के उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन खनिजों का माइनिंग एंड प्रोसेसिंग एक जटिल और महंगा प्रक्रिया है, जिसमें सालों लग सकते हैं। इसी कारण चीन की इस स्थिति को चुनौती देना आसान नहीं है। व्यापार युद्ध की बात करें तो इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, जब अमेरिका ने चीन पर बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, चोरी और अनुचित व्यापारिक तरीकों का आरोप लगाया। इसके जवाब में अमेरिका ने चीन से आयात होने वाले सामानों पर भारी शुल्क लगा दिए। चीन ने भी अमेरिका के कृषि उत्पादों और अन्य चीजों पर शुल्क लगाकर जवाब दिया। यह युद्ध दोनों देशों के लिए नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि इससे उनकी अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुईं और वैश्विक बाजार अस्थिर हो गया। चीन ने अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए हैं, जिनमें ब्रिक्स समूह के जरिए नई आर्थिक नीतियों का विकास शामिल है। चीन ने इस मंच का उपयोग करते हुए डॉलर के विकल्प के रूप में युआन को प्रोत्साहित किया है। कई देशों के साथ उसने व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिकी डॉलर के बजाय युआन या अन्य स्थानीय मुद्राओं में लेन देन करने का प्रावधान था। उदाहरण के लिए, रूस ने चीन के साथ अपने अधिकांश व्यापार में युआन का उपयोग शुरू कर दिया है। यह कदम विशेष रूप से तब तेज हुआ जब रूस पर पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए। ब्रिक्स समूह के जरिए चीन ने एक ब्रिक्स बैंक, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था विकासशील देशों को वित्तीय मदद देना। इस बैंक के माध्यम से चीन ने युआन आधारित फंडिंग को बढ़ावा दिया। इससे कई विकासशील देशों को यह विकल्प मिला कि वे अमेरिकी डॉलर की बजाय युआन में ऋण ले सकते हैं। इसके अलावा चीन ने डिजिटल युआन के माध्यम से भी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने की कोशिश की है। डिजिटल युआन एक सरकारी समर्थित डिजिटल मुद्रा है, जिसे चीन ने अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लागू करना शुरू कर दिया है। यह तकनीकी पहल न केवल मुद्रा को तेजी से ट्रांसफर करने की सुविधा देती है, बल्कि इसे अमेरिकी वित्तीय संस्थानों की निगरानी से भी दूर रखती है। इस पूरी स्थिति से यह साफ है कि अमेरिका और चीन के बीच का यह संघर्ष सिर्फ व्यापार और तकनीक तक सीमित नहीं है। यह एक बड़ी राजनीतिक और आर्थिक लड़ाई बन चुका है, जिसमें हर देश अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह प्रतिस्पर्धा दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति को किस दिशा में ले जाएगी। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।